नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफ़ेयर्स में आज हम लोग उत्तर प्रदेश की करंट अफ़ेयर्स देखेंगे, जुलाई 2024 की। जुलाई 2024 की करंट अफ़ेयर्स और इसको शुरू करने से पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ताकि आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकें और रिवीज़न कर सकें, तो आपको हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें रजिस्टर करके आप इसकी पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, ऐप का लिंक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में जो वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आई थी, अगर आप इसकी भी तैयारी में लगे हुए हैं, तो इसके मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इन मॉक टेस्ट का 70 प्लस घंटों का डिस्कशन भी किया गया है, ठीक है? तो मॉक टेस्ट की श्रृंखला भी आप एप्लीकेशन से जॉइन कर सकते हो और साथ ही साथ जुलाई 2024 की जो उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स है, उसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो। कह रहा है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पेरिस में होने वाले ओलंपिक 2024 हालाँकि अब ये समाप्त हो चुके हैं। जुलाई के आसपास की बात है, तो उसी संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करूँगा। पेरिस में होने वाले 2024 में जो ओलंपिक्स थे, उनके लिए चयनित खिलाड़ियों की सूची जारी की है। इस सूची में प्राची चौधरी का भी नाम है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राची चौधरी ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद से आती हैं? उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हैं? तो आप बताओगे ये हैं सहारनपुर से। अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। ये चयन किया किसने है? ये किया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑफ इंडिया ने। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये कहाँ पर जुलाई 2024 के संदर्भ की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पर ओलंपिक होते? ये होते पेरिस में, ठीक है? पेरिस में ओलंपिक्स हुए। पेरिस ओलंपिक्स ओलंपिक्स 2024। यहाँ पर भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की एक लिस्ट जारी की गई। खिलाड़ी की लिस्ट जारी की गई और इस लिस्ट में नाम है उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की प्राची चौधरी का। प्राची चौधरी। ये जो प्राची चौधरी हैं, ये अपने उत्तर प्रदेश से हैं, सहारनपुर से। सहारनपुर से, ध्यान दें। और ये किस इवेंट में भाग लेती हैं? ये भाग लेंगी 4 इंटू 400 महिला रिले दौड़। महिला रिले दौड़, ठीक है? और इससे पहले भी प्राची चौधरी काफ़ी चर्चा में रही थी। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो जब चुनाव हो रहे थे, तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत के निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए इन्हें जनपद का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। जनपद का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था, ठीक है? तो ये बातें हैं प्राची चौधरी से, ये बातें आप याद रखो, आपसे पूछी जा सकती हैं। आंसर होगा सहारनपुर। दूसरा देखो, निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करिए और कथन कौन से दे रहा है? पहला वाला कह रहा है कि हाल ही में नोएडा अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में डियर पार्क बनाने का निर्णय लिया है। ये जो डियर पार्क बनेगा, ध्यान दो, नोएडा प्राधिकरण में बनेगा। नोएडा प्राधिकरण में। नोएडा प्राधिकरण में 30 एकड़ के भूखंड पर बनेगा। भूखंड पर ये हिरणों का बाड़ा बनाया जा रहा है। हिरणों का बाड़ा बनाया जा रहा है, ठीक है? बनाया जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ये बनाया जाएगा, ये दरअसल बनाया जाएगा नोएडा के जैव विविधता पार्क में। और ये जो नोएडा का जैव विविधता पार्क है, इसको 4 खंडों में विभाजित किया जाता है। ध्यान दें, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। नोट बना के इसको याद रखना। नोएडा का जैव विविधता पार्क। नोएडा के जैव विविधता पार्क को 4 प्राकृतिक भागों में बाँटा जाता है। प्राकृतिक भागों में बाँटा जाता है। ये कौन-कौन से भाग हैं? सबसे पहला कोही। कोही, ये दरअसल पहाड़ी क्षेत्र है। दूसरा बांगर, ये दरअसल समतल
मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि। इसके अलावा भादर, ये कौन-सा क्षेत्र है? ये यमुना का रेतीली नदी वाला क्षेत्र है। यमुना का रेतीली नदी वाला क्षेत्र और इसके अलावा डाबर, ये कौन-सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र आता है जो मौसमी बाढ़ से उत्पन्न हुआ है। मौसमी बाढ़ के अधीन निचली भूमि है, निचली भूमि। ठीक है? तो यहीं पर बनेगा आपका हाँ, डियर पार्क। पहला वाला कथन आपका सही है। दूसरे में आओ, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न के अनुसार मासिक रूप से वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश बना है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों आपके कथन सही हैं। ठीक है? इसमें देखो, एक शब्द आपने सुना होगा जीएसटीएन। ये क्या होता है? ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। दरअसल अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो वस्तु और सेवा कर नेटवर्क के अनुसार उत्तर प्रदेश, फिर है तमिलनाडु, इसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मासिक रूप से जीएसटी रिटर्न में अग्रणी रहे हैं। रिटर्न में इनको अग्रणी घोषित किया गया है। ठीक है? अगर हम बात करें जीएसटी क्या है, तो याद रखो जीएसटी यह एक मूल्य वर्धित कर है। मूल्य वर्धित कर है और इसका इस्तेमाल घरेलू उपभोग में जो बेची जाने वाली वस्तुएं होती हैं, आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला भी सही है। आपसे फिर से पढ़ो क्वेश्चन। ऑप्शन पढ़ो। हाल ही में नोएडा अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में डियर पार्क बनाने का निर्णय लिया है। बिल्कुल। और ये किसने लिया है? ये नोएडा अथॉरिटी ने लिया है। दूसरे कथन में आओ, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के अनुसार मासिक रूप से वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश बना है। यूपी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये अग्रणी रहे हैं। ठीक है? ये सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। तीसरे में आओ, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने एक ऐसा लुब्रिकेंट तैयार किया है जो प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ अन्य केमिकल बेस्ड लुब्रिकेंट का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बेस्ड लुब्रिकेंट का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये किया है एचबीटीयू ने। ठीक है? एचबीटीयू देखो, कानपुर में एक विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय, ध्यान दो। कानपुर में विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय का नाम है एचबीटीयू। अगर मैं आपसे पूछूं इसका पूरा नाम क्या है तो आप बताओगे हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी या हम कहें विश्वविद्यालय। ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और इसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुछ शोधकर्ताओं ने एक लुब्रिकेंट बनाया है। लुब्रिकेंट बनाया है। ये जो लुब्रिकेंट बनाया है, ये काफ़ी ख़ास है। ख़ास कैसे है? ख़ास इस मायनों में है कि यह पेट्रो पदार्थ से जो लुब्रिकेंट बनाए जाते हैं, पेट्रो पदार्थ से नहीं बना है। ठीक है? तो फिर किससे बना है? यह बना है वनस्पति तेल से। यह बना है वनस्पति तेल से। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि यह प्रदूषण कम करता है। प्रदूषण कम करने के साथ-साथ सस्ता भी है। सस्ता भी है। ठीक है? तो ये बातें याद रखो। ये किसने बनाया है? ये बनाया है एचबीटीयू ने। कहाँ का है ये विश्वविद्यालय? ये है कानपुर का और हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसका नाम है। इसी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा लुब्रिकेंट बनाया है, जो पेट्रो पदार्थ से तो नहीं बना है, लेकिन ये वनस्पति तेल से बना है और ये प्रदूषण भी कम करता है और साथ ही साथ ये सस्ता भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एचबीटीयू। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो तथा सही कथन बताइए। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ, ये ध्यान रखो, ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में। मेरठ और ब्राज़ील के साथ समझौता हुआ है। हाँ, ठीक है, ब्राज़ील के साथ समझौता हुआ है। दूसरे में कह रहा है 10 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश ने
वाहनों पर हाइब्रिड कारों के रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है। ये भी कथन आपका सही है, दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। अब पहला पढ़ें, कह रहा है कि वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय है, जो कि मेरठ में है। इसने इसके छात्रों ने और ब्राज़ील के छात्रों के साथ समझौता हुआ है। देखो इसमें, ध्यान दो। दरअसल मेरठ में एक विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय। इसका नाम क्या है? इसका नाम है श्री वेंकटेश्वर, इसका नाम है श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, ठीक है? और किसके विद्यार्थियों के मध्य समझौता हुआ है? ब्राज़ील के विद्यार्थियों के मध्य एक समझौता हुआ। क्वेश्चन ये है कि जब भी कभी समझौता हुआ होता है, तो कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में होता है, ठीक है? कुछ क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं कि हाँ, ठीक है, इन क्षेत्रों में हम दोनों लोग मिलके अच्छा काम करेंगे। तो वो क्षेत्र कौन-से हैं? वो क्षेत्र है शैक्षणिक और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाना, अनुसंधान में सहयोग बढ़ाना। एक तो ये क्षेत्र हो गया, ठीक है? साथ ही साथ डेयरी, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी, साथ ही साथ स्वास्थ्य और पर्यटन पर प्रमुख ध्यान देना। इसके अलावा उन्नत प्रौद्योगिकी नवाचार पर भी सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर मेरठ के विश्वविद्यालय और साथ ही साथ ब्राज़ील के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने सहयोग करने में समझौता किया है। तो कुल मिला के ध्यान रखो, ये वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय और किस वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा आपका ब्राज़ील, ठीक है? और अगर आपसे ये पूछे कि ये जो वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे ये है मेरठ में। वापस आ जाओ, पहला तो आपका सही हो गया। अब दूसरे में आओ। दूसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने वाहनों पर हाइब्रिड कारों के रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है। ये क्या खबर है? इसके बारे में समझो, ध्यान दो। दरअसल अभी हाल ही में जुलाई 2024 की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो हाइब्रिड वाहन हाइब्रिड वाहनों के पंजीकरण शुल्क नहीं लिए जाएँगे। पंजीकरण शुल्क में 100% 100% छूट दी जाएगी, ठीक है? और इस प्रकार की नीति लागू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने और ये नीति जल्द से जल्द लागू की जाएगी, लागू होगी। तो अगर आपसे पूछे कि हाइब्रिड वाहनों के पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने वाला राज्य कौन-सा है? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की वर्तमान की स्थिति की बात करें, जैसे मान लो आपके पास कोई वाहन है और उस वाहन की जो कीमत है वो 10 लाख से कम है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में आपसे जो रोड टैक्स लिया जाएगा, वो रोड टैक्स की दर कितनी है? 8%, ठीक? अगर आपने कोई वाहन खरीदा और उस वाहन की जो कीमत है, वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आपसे वाहनों पर जो टैक्स लिया जाता है, 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले वाहनों पर जो टैक्स लिया जाएगा, वो कितना होगा? वो होगा 10% टैक्स लगेगा, ठीक है? 8% और 10%। अच्छा, अब बात चूँकि हाइब्रिड का वाहनों की हो रही है, तो जैसे एक कंपनी आपने सुनी होगी मारुति, मारुति। ये मारुति ग्रैंड विटोरा और साथ ही साथ इनविक्टो, ग्रैंड विटोरा और इनविक्टो ये हाइब्रिड कारें बेचती है, ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ से इस पर ज़्यादा आप फ़ोकस रखना। हाइब्रिड कारों के या हाइब्रिड वाहनों के पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने की नीति पर मंजूरी किसने दी है हाल ही में? कौन-सा राज्य है? वो है अपना उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोनों कथन यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 5वां, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन पढ़ो, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अमेरिका, यूरोप और जापान 3 कंट्री डेस्क स्थापित किए हैं। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अब इसमें देखो ज़रा, ये जो 3 कंट्री डेस्क कौन-कौन से हैं? अमेरिका में स्थापित किया है, यूरोप में स्थापित किया है और जापान में। ध्यान दो, अमेरिका, यूरोप और जापान।
दरअसल ये क्यों स्थापित कर रहा है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश को चाहिए इन्वेस्टमेंट ताकि बेरोजगारी कम हो, अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हों। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ये कंट्री डेस्क स्थापित करने की योजना बनाई है। ध्यान दो, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेशकों विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किसके-किसके साथ? अमेरिका, यूरोप और जापान। अमेरिका, यूरोप और जापान में कंट्री डेस्क स्थापित किए गए स्थापित किए गए। अच्छा, जो ये अमेरिका में स्थापित हुआ है, इसे अमेरिका प्लस डेस्क कहा गया और इसमें अमेरिका प्लस डेस्क, ठीक है? इसमें यूएसए और कनाडा इनको शामिल किया गया है। साथ ही साथ यूरोप प्लस डेस्क, इसमें यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड में समझना। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, नीदरलैंड और जर्मनी, जर्मनी के अलावा फ्रांस, फ्रांस के अलावा स्पेन, स्पेन के अलावा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, इन पर फोकस किया जा रहा है। वहीं जापान में जापान प्लस डेस्क, इसमें जापान के साथ-साथ दक्षिण कोरिया को भी साधा जाएगा। दक्षिण कोरिया को भी साधा जाएगा, ठीक है? तो ये बातें याद रखो। वापस आ जाओ, पहला कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरे कथन में आओ। दुर्गा शंकर मिश्रा अब हमारे मुख्य सचिव नहीं है, इनके स्थान पर मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव बनाया गया है। बिल्कुल सही है। और मनोज कुमार को शिक्षा सेवा चयन आयोग का सचिव भी बनाया गया है। इसके अलावा अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनका नाम है प्रोफेसर कीर्ति सिंह या सॉरी पांडे है ना? कीर्ति पांडे। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं। 5वें का सी पार्ट, ठीक है? नेक्स्ट देखो, छठा नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन या मैत्री वन नामक पर्यावरणीय पहल शुरू की है? कौन सा राज्य है जिसने शुरू किया है? यह है उत्तर प्रदेश अपना। उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, है ना? देखो, ये जो वृक्षारोपण जन अभियान है, वृक्षारोपण जन अभियान 2024, ध्यान दो। इस वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत अ, एक पहल शुरू की गई है, जिस पहल का नाम है मित्र वन। मित्र वन का मतलब फ्रेंडशिप फॉरेस्ट। फ्रेंडशिप फॉरेस्ट ये क्या है? ये एक पर्यावरणीय पहल है। पर्यावरणीय पहल है। इस पहल की शुरुआत किसने की है? इस पहल की शुरुआत की है योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है? ध्यान दो फिर से। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन या फ्रेंडशिप फॉरेस्ट पर्यावरणीय पहल की शुरुआत की योगी आदित्यनाथ ने। जब भी कोई पहल या कोई कार्यक्रम या कोई योजना शुरू करी जाती है, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो इसका भी अपना कुछ उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है, जो नेपाल के साथ सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उनमें हरितिमा लाई जाए। अर्थात नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सहित उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश की सीमाओं के साथ हरियाली बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। हरियाली बढ़ाना। कुल मिला के अगर आप उत्तर प्रदेश को देखोगे ऐसे, तो ये नेपाल स्पर्श करता है। इन जिलों में ये नेपाल है, ठीक है? यहाँ पर आपके जो जिले आते हैं बलरामपुर वगैरह, खीरी वगैरह, लखीमपुर खीरी हो गया। तो ये जो जिले आते हैं, यहाँ पर हरितिमा बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा ये काफ़ी ब्रॉड पहल है। इसमें दरअसल और भी बहुत सारे लक्ष्यों को साधा गया है। जो ये पहल शुरू की गई है, इस पहल से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। देखो, ये जो मित्र वन है, मित्र वन की स्थापना के लिए अगर आपसे पूछा जाए मित्र वन या फ्रेंडशिप फॉरेस्ट की स्थापना के लिए कितने वन प्रभागों का चयन किया गया है? कितने वन प्रभागों का चयन किया गया है? तो आप बताओगे 35। ये ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मित्र वन, ये जो फ्रेंडशिप फॉरेस्ट स्थापित करने की पहल है,
इसकी स्थापना के लिए कितने वन प्रभागों का चयन किया गया है? तो आप बताओगे 35। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताओ, ये जो मित्र वन है, मित्र वन पहल, एक तो ये नेपाल वाला क्षेत्र कवर करेगा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, उन पड़ोसी राज्यों से जो सटे 35 जिले हैं, उनको भी कवर किया जाएगा। अर्थात मित्र वन पहल पड़ोसी राज्यों की सीमा से जुड़े 35 जिलों में शुरू की जाएगी शुरू की जाएगी। ठीक है? ध्यान रखना इसको। अच्छा, इसके अलावा और क्या इसमें लक्ष्य साधा गया है? इसमें 35 करोड़ पौधे लगाए जाएँगे। इसमें 35 करोड़ पौधे लगाए जाएँगे, साथ ही साथ प्रत्येक जनपद साथ ही साथ प्रत्येक जनपदों में शक्ति वन, युवा वन, बाल वन, इनकी भी स्थापना होगी। जैसे वनों की भी स्थापना की जाएगी, की भी स्थापना होगी। ठीक है? तो प्रत्येक जनपद में शक्ति वन, युवा वन, बाल वन, ऐसे वनों को भी स्थापित किया जाएगा। तो काफ़ी ब्रॉड पहल है ये। हाँ, काफ़ी मतलब कुल मिला के एक तरह से कहें तो अम्ब्रेला पहल है। इसके अंतर्गत भी कई सारी पहलें चलाई जा रही हैं। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, वृक्षारोपण जन अभियान के अंतर्गत मित्र वन फ्रेंडशिप फॉरेस्ट, ये क्या है? ये एक पर्यावरणीय पहल है और इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की, उत्तर प्रदेश सरकार ने की। ये नेपाल के साथ-साथ और भी उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी क्षेत्र हैं, उनके 35 जिलों को चिन्हित किया गया है और वहीं पर हरियाली को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है? तो ये कथन आपका हाँ, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठे का सही हो जाएगा उत्तर ए पार्ट। 7वें में आओ, सही कथन पहचानिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत एक प्रक्रिया की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया का नाम है यस टेक। यस टेक का पूरा नाम क्या है? यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ये क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है? हाँ, बिल्कुल। फिर से पढ़ो इसको, ध्यान दो। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की फसलों को सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस प्रक्रिया की शुरुआत की है? या किस टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है? तो आप बताओगे यस टेक टेक्नोलॉजी। ठीक है? यस्टिक प्रौद्योगिकी। अगर आपसे पूछा जाए यस्टिक प्रौद्योगिकी का पूरा नाम क्या है? तो आप ये बताओगे। ठीक? अब देखो ज़रा इस प्रौद्योगिकी को यहाँ पर समझो। उत्तर प्रदेश में हुआ क्या? एक प्रणाली शुरू की गई। एक प्रणाली शुरू की गई जिसे कहा गया यस्टेक। ठीक? यस्टेक और ये प्रणाली शुरू की है तो ज़ाहिर-सी बात है उत्तर प्रदेश में शुरू की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की गई होगी। ये निर्णय किसका है? ये है उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश की सरकार के निर्णय के आधार पर यस्टेक प्रौद्योगिकी शुरू की गई। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यस्टिक का पूरा नाम क्या है? तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है? ये इसका पूरा नाम है। अच्छा, किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उपज आकलन प्रणाली है। यह उपज आकलन प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है? निर्णय लिया गया। क्या होगा इसमें? इसमें फसलों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। तो पहला वाला तो आपका सही हो जाएगा। दूसरे में आओ, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जामनी, माताटीला और अर्जुन सागर बांधों पर तैरने वाली सोलर परियोजना की शुरुआत की है। अनुमान है कि इस परियोजना के अंतर्गत कुल 160 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। ये कथन भी आपका सही है, दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे, दोनों को याद रखना। दूसरे में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जामनी, माताटीला, अर्जुन सागर बांधों पर तैरने वाली सोलर परियोजना की शुरुआत की है और इससे कितनी बिजली का उत्पादन होने का लक्ष्य रखा गया है? 160। ठीक? और येस्टेक क्या है? ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक प्रक्रिया है, जो कि यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी प्रक्रिया है।
जिसमें फसलों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी ली जाती है। ठीक है? तो ये तीसरा आपका सही हो जाएगा 7वें में। नेक्स्ट देखो 8वां जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने महाभारतकालीन अहिच्छत्र को प्रदेश के चुनिंदा पर्यटक स्थल की सूची में जगह दी। यह स्थल वर्तमान में कहाँ है? ये अहिच्छत्र है। अहिच्छत्र कहाँ है? अहिच्छत्र है बरेली में। ठीक है? बरेली। नेक्स्ट देखो हाल ही में पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने चारा नीति को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की? चारा नीति को ये कब से कब तक के लिए शुरू किया गया है चारा नीति? ये 2024 से लेकर 29 5 साल के लिए। ठीक है? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। कौन से विभाग ने शुरू किया है? तो आप बताओगे पशुपालन विभाग। नेक्स्ट देखो 10वां निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन की पहचान करो। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को आधुनिक बनाने के लिए एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की। क्या ये सही है? हाँ। एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एटीएमएस की शुरुआत की है। किस एक्सप्रेसवे के लिए किया गया है ये? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए। किसने शुरुआत की है? औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने। ठीक, पहला कथन सही है। अब दूसरे कथन में आओ। कह रहा है हाल ही में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा आईसीएआर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 मिला है। ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ध्यान दो। एक सम्मेलन हुआ, कृषि नेतृत्व सम्मेलन। कृषि नेतृत्व सम्मेलन कब हुआ? 2024 में, अभी जुलाई में हुआ। ये कौन से नंबर का था? तो आप बताओगे ये 15वां था। अर्थात 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन ये कहाँ हुआ? अगर आपसे ये पूछे तो आप बताओगे दिल्ली में हुआ। अगर आपसे ये पूछे किसने आयोजित किया या आयोजक कौन था? तो था एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप। ठीक है? एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यहाँ तक समझ गए? अच्छा, अब हुआ क्या इसमें? हुआ ये कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान परिषद के भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ये है लखनऊ में। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को एक पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार कौन-सा है? इसे कहा गया है कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024। ठीक है? क्वेश्चन ये उठता है क्यों मिला? कोई भी पुरस्कार दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है? तो ज़ाहिर-सी बात है इस लखनऊ वाले संस्थान ने गन्ने में शोध कार्य किया है। अर्थात हम कह सकते हैं गन्ने में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया। फिर से समझ लो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। क्यों? क्योंकि गन्ने में इसने उत्कृष्ट शोध कार्य किया है। और ये पुरस्कार इसको कहाँ मिला है? कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 जो कि 15वां था और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा इसे सम्मानित किया गया है और इसी के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोनों कथन। दोनों कथन आपके सही हैं, सी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वां देखो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही विकल्प का चयन करो। पहला कथन कह रहा है कि राज्य वन विभाग ने हाल ही में सारस क्रेन की जनगणना करवाई है और इससे पता चला है कि क्रेन यानी सारस की आबादी बढ़ी है। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। अच्छा, ये जो क्रेन सारस की ये जो गणना करवाई है, इसमें जो इटावा का वन प्रभाग है, यहाँ पर सारस की संख्या सबसे ज़्यादा देखी गई है। इसको भी याद रखो, आपसे पूछा जा सकता है, किस वन प्रभाग में सारस यानी क्रेन की आबादी सबसे ज़्यादा है? सारस क्रेन की आबादी सबसे ज़्यादा है इटावा में। ठीक है? देखो, ये जो इटावा वन प्रभाग है, इटावा वन प्रभाग में सबसे ज़्यादा क्या हैं? सारस हैं। ठीक है? सबसे ज़्यादा सारस हैं। अच्छा, एक बात आप समझो, यहाँ पर इटावा वन प्रभाग में सबसे ज़्यादा सारस है, तो अगर आपसे पूछे यहाँ की आबादी है कितनी? तो आप बताओगे 3289। और ये जो मऊ है, मऊ एक डिस्ट्रिक्ट है अपना, मऊ वन प्रभाग, यहाँ पर पहली बार 6 सारस क्रेन देखे गए हैं।
ठीक है? तो मऊ में भी पहली बार देखे गए हैं और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए हैं? इटावा में। वहीं अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये जो सारस है, ये क्या है अपने उत्तर प्रदेश का? तो अपने उत्तर प्रदेश का ये राज्य पक्षी है। स्टेट बर्ड है उत्तर प्रदेश का। 2014 में इसकी घोषणा भी हुई थी। और ये सारे के सारे आंकड़े जारी किसने किए हैं? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश वन विभाग ने। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने आंकड़े जारी किए। ठीक है? वापस आओ ज़रा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा पहला और ये दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो PRAISE PRAISE प्रेस ये पुरस्कार है और इस पुरस्कार का इस ये जो प्रेस है इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है तो आप याद रखोगे परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर्स स्ट्रीट वेंडर्स ई फॉर हो जाएगा एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट ठीक है तो ये पूरा नाम है इसका पूरा नाम याद रखिए परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर्स एम्पावरमेंट अच्छा ये जो प्रेस पुरस्कार हैं इसमें आपसे पूछा है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष पुरस्कार श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया गया है उत्कृष्ट ध्यान दो श्रेणी आपसे पूछी जा सकती है सीधा सा सवाल ये पूछा जा सकता है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष पुरस्कार श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन स्थान मिला है अलग अलग श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को अलग अलग स्थान मिले हैं ठीक है तो इस खास पर्टिकुलर श्रेणी में उत्तर प्रदेश को स्थान मिला है दूसरा अब देखो और कौन कौन सी श्रेणियां हैं जहां पर उत्तर प्रदेश को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पुरस्कार मिला है ध्यान दो मैं बात कर रहा हूं प्रेस की प्रेस पुरस्कार ठीक है प्रेस पुरस्कार कौन सी योजना के अंतर्गत पीएम स्वनिधि योजना और यहां से आपसे पूछा जा सकता है पुरस्कार की श्रेणी और मैं केवल और केवल बात करूंगा उत्तर प्रदेश की ठीक है जब राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा वहां पर अन्य राज्यों की चर्चा करूंगा चूंकि उत्तर प्रदेश है तो मैं यहाँ केवल और केवल उत्तर प्रदेश की ही बात करूंगा अगर मैं आपसे पूछूं पुरस्कारों की श्रेणी के अंतर्गत मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष श्रेणी पुरस्कार इसमें विशेष श्रेणी के लिए ये जो पुरस्कार दिया गया है इसमें उत्तर प्रदेश को जो पुरस्कार मिला है वो किस स्थान के लिए मिला है या उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है तो आप बताओगे दूसरा ध्यान दें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष श्रेणी पुरस्कार में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है आप बताओगे दूसरा अब मैं यहीं पर एक और कैटेगरी लिखता हूँ श्रेणियां अलग अलग हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको ठीक है मैंने लिखा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले यूएलबी का मतलब क्या है अर्बन लोकल बॉडी ठीक है यूएलबी इसमें ऋण प्रदर्शन के आधार पर जो कैटेगरी है उसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है या उत्तर प्रदेश की कौन सी नगर पालिका को कौन सा स्थान मिला है ऋण प्रदर्शन के आधार पर तो यहाँ पर कैटेगरी बांटी गई है जनसंख्या के आधार पे जैसे उत्तर प्रदेश की ही अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या 1 लाख से कम हो अगर जनसंख्या 1 लाख से कम है तो ये कस्बा श्रेणी में आ जाता है ठीक है ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश का एक नगर पालिका है जिसको बोलते हैं नवाबगंज नवाबगंज नगर पालिका और नवाबगंज नगर पालिका को उत्तर प्रदेश यहाँ पहला स्थान मिला है पहला स्थान ध्यान दें अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रेस पुरस्कार दिए जा रहे हैं मैं प्रेस की बात कर रहा हूँ ये जो प्रेस पुरस्कार दिए जा रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूएलबी में ऋण प्रदर्शन के आधार पर कस्बा श्रेणी में यानी जहां की जनसंख्या 1 लाख से कम हो सबसे पहला स्थान किस नगर पालिका ने हासिल किया है तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश की है नवाबगंज नगर पालिका ये कहाँ की है ये है उत्तर प्रदेश की अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया अब दूसरी श्रेणी देखो दूसरी श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले यूएलबी ये जो श्रेणी है अभी मैंने श्रेणी का पीछे नाम लिखा था ऋण प्रदर्शन पर ठीक है अब यहाँ पर बदल जाएगी यहाँ पर है स्वनिधि से समृद्धि में उपलब्धि हासिल करने के मामले में
उपलब्धि हासिल करने के मामले में कौन से उत्तर प्रदेश के जो नगर निगम हैं या नगर पालिकाएं हैं उनको सम्मानित किया गया है? तो देखो, इस कैटेगरी में अगर जनसंख्या ज्यादा होगी 10 लाख से, तो इस कैटेगरी में सम्मानित किया गया है वाराणसी नगर निगम को। ठीक, कहाँ का है ये? उत्तर प्रदेश का वाराणसी नगर निगम। और इसको कौन सा स्थान मिला है? इसको स्थान मिला है पहला। देखो, अगर आपसे जनसंख्या के बारे में पूछे तो जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा, लेकिन वहीं अगर इसकी कैटेगरी डिवाइड कर दे तो आपसे पूछेगा मेगा या मिलियन प्लस शहर की श्रेणी में पहला स्थान किस नगर पालिका या किस नगर निगम को मिला है? ध्यान दें, मेगा या मिलियन प्लस शहर की कैटेगरी में किस नगर निगम को पहला स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश का वाराणसी नगर निगम। और अगर जनसंख्या के आधार पर पूछ ले तो जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच में है। बोलो भाई, 1 लाख से 10 लाख के बीच में है। ठीक, ये जो शहर हैं इन्हें कहा जाता है बड़े शहर। बड़े शहर। और इस कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश में? यहाँ पर किया गया है झांसी को, झांसी नगर निगम को। ये भी उत्तर प्रदेश में है। और इसको कौन सा स्थान मिला है? तो इसको भी पहला स्थान मिला है। ध्यान दें, झांसी नगर निगम को प्रेस पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो यूएलबी हैं उनमें स्वनिधि से समृद्धि में उपलब्धि की कैटेगरी में, ये कैटेगरी आपसे पूछी जा सकती है, स्वनिधि से समृद्धि में उपलब्धि की कैटेगरी में बड़े शहरों की श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो आप बताओगे झांसी नगर निगम को। या अगर आपसे पूछे कि 1 लाख से 10 लाख की आबादी के बीच में किस नगर निगम को सम्मानित किया गया है? तो झांसी को। या पहला स्थान किसने प्राप्त किया है बड़े शहर की कैटेगरी में? तो आप तब भी आप बताओगे झांसी नगर निगम को। ठीक है। अब इसमें एक और देखो, अगर ऐसी श्रेणी हो गई कि जनसंख्या जनसंख्या कम हो 1 लाख से, ध्यान दो, जनसंख्या अगर 1 लाख से कम है तो इस कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की एक नगर पंचायत है, नगर पंचायत है, इसे कहा जाता है सराय अकील, सराय अकील नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत। इसे कौन सा स्थान दिया गया है? ये भी उत्तर प्रदेश की है। इसे कौन सा स्थान दिया गया है? इसे दिया गया है पहला स्थान। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं सबको पहला स्थान मिला है, चाहे वाराणसी नगर निगम हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, इनकी कैटेगरी ध्यान रखनी है, अलग अलग कैटेगरी में पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछे मिलियन प्लस शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? वाराणसी को। अगर आपसे पूछे 1 लाख से 10 लाख की आबादी की श्रेणी में किसे पहला स्थान मिला है? तो आप बताओगे झांसी। अगर आपसे पूछे जनसंख्या 1 लाख से कम है अर्थात कस्बा श्रेणी में किसे पुरस्कृत किया गया है या पहला स्थान कौन लाया है? तो आप बताओगे सराय अकील नगर पंचायत। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। श्रेणी मत भूलना, श्रेणी पूछी जा सकती है। अच्छा, अब तीसरी बात देखो, स्पार्क पुरस्कार का नाम आपने सुना होगा, इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं स्पार्क पुरस्कार। क्या है ये? ये है सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क पुरस्कार। स्पार्क पुरस्कार। ठीक है, स्पार्क पुरस्कार, इस सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग। और स्पार्क पुरस्कार ये दीनदयाल उपाध्याय NULM इसके अंतर्गत। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंतर्गत समग्र राज्य के प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो आप क्या बताओगे? इसके अंतर्गत समग्र राज्य प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश का स्थान, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश रहा है सेकंड, दूसरे स्थान पर। ठीक है, फिर से समझ लो, इस सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क पुरस्कार DNULM के अंतर्गत समग्र राज्य प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो आप बताओगे दूसरा। अब यहाँ से देखो उत्तर प्रदेश को टोटल कितने पुरस्कार मिल गए? तो पहला तो यही है, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और पांचवा ये सेकंड पुरस्कार मिल गया। ठीक है, और छठा ये पुरस्कार मिला।
नवाबगंज नगर पालिका को। तो टोटल उत्तर प्रदेश को पुरस्कार कितने की मिले हैं? तो यहाँ से एक बात और लिख लो नोट बना के, पीएम स्वनिधि, पीएम स्वनिधि और अंत्योदय, अंत्योदय योजना के अंतर्गत, या हम कहें अंत्योदय योजना में उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को 6 पुरस्कार दिए गए। ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? ये सारी बातें याद रखो, खास तौर से आपको यहाँ की जो मैंने कैटेगरी लिखी है, कैटेगरी को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है? वापस आ जाओ, इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए विशेष पुरस्कार श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन-सा स्थान मिला है? आप बताओगे दूसरा। नेक्स्ट देखो, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन बताइए। हाल ही में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट को अ, टूरिज्म हब बनाने के लिए टेंडर निकाला है। तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। ध्यान दें, कहाँ पर टूरिज्म हब बनाया जाएगा? गोमती रिवर फ्रंट में। कौन किसने टेंडर निकाला है? लखनऊ विकास प्राधिकरण ने। ठीक है। दूसरा देखो, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, इसका दूसरा संस्करण कहाँ होगा? सीधा-सा सवाल आपसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? आप बताओगे नोएडा में। ये दोनों कथन आपके सही हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन कह रहा है हाल ही में एसएससी की परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले जो उम्मीदवार हैं, उनको कोचिंग की सुविधा मुहैया कराने के लिए आईआईटी कानपुर ने साथी एसएससी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है? क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। साथी एसएससी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये किसने लॉन्च किया है? तो आपसे सीधा-सा सवाल ये पूछा जाएगा कि मुझे बताओ, कौन से उत्तर प्रदेश के संस्थान ने साथी एसएससी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आप बताओगे आईआईटी कानपुर। क्यों लॉन्च किया है? एसएससी की जो परीक्षाएँ होती हैं, उनमें जो उम्मीदवार होते हैं, उनको कोचिंग सुविधा मुहैया कराई जा सके। अच्छा, दूसरा देखो, 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए अपराध कानून भारत में लागू हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। इन्हीं कानूनों में एक भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत किस जिले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है? आप बताओगे अमरोहा। या आपसे सीधा-सा सवाल पूछा जाएगा, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत अमरोहा जिले में पहला मुकदमा दर्ज कराया गया है? तो आप बताओगे 106। ये दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है? अब ज़रा देखो, मैं इसमें साथ ही एसएससी प्लेटफ़ॉर्म की थोड़ी-सी चर्चा कर लूँ। साथ ही एसएससी प्लेटफ़ॉर्म, ध्यान दो। अपना एक संस्थान है उत्तर प्रदेश में आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर, ठीक है? ये जो आईआईटी कानपुर है, इसने एक प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है, या हम कहें इसने एक पहल शुरू की है। ये जो पहल है, इसे इसे कहा जाता है SATHEESSC, साथी एसएससी। ये इसने पहल शुरू की। ये पहल है क्या? तो यह है व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव के व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव के लिए एआई सक्षम ट्यूशन सुविधा है, ट्यूशन सुविधा है। यह एक ट्यूशन के रूप में एक प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। यह प्लेटफ़ॉर्म करेगा क्या? तो ध्यान दें, यह प्लेटफ़ॉर्म एसएससी-एमटीएस से शुरू होकर जो अन्य परीक्षाएँ होंगी, अन्य परीक्षाओं के लिए विस्तारित होगा, विस्तारित होगा। ठीक है? एसएससी-एमटीएस से लेकर आगे जो भी परीक्षाएँ अन्य होती हैं एसएससी के क्षेत्र में, उन सब की कोचिंग सुविधा मुहैया कराएगा एआई आधारित। तो ये है आपका साथी एसएससी, किसने विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने। ठीक है? वापस आओ, इसके दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन-सा संस्थान है जो देश का पहला चिकित्सा उपकरण उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा, जो मुख्य रूप से ई-मोबिलिटी और बायो मेडिकल उपकरणों पर केंद्रित होगी? कौन है ये? ये है आईआईटी बीएचयू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईटी बीएचयू, ठीक है? यहीं पर स्थापित किया जाएगा। और अभी आईआईटी बीएचयू और भी कई सारे कारणों से चर्चा में रहा है। आपने शायद पढ़ा भी होगा, अगर आप करंट लगातार फॉलो करते हैं तो। बीएचयू और किन कारणों से चर्चा में रहता है? जैसे अभी की अगर मैं बात करूँ, अभी 1-2 महीने पहले चार दिवसीय उत्तर प्रदेश में 4 दिवसीय समूह चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, और ये प्रदर्शनी योग सूत्र पर आधारित थी।
योग सूत्र का आयोजन किया गया। कहाँ? यही बीएचयू में। और बीएचयू क्यों चर्चा में रहा? तो अभी आपने देखा होगा पिछले महीनों कुश्ती का आयोजन हुआ था। फेडरेशन कप। फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती। सीनियर कुश्ती। कहाँ आयोजन किया गया था इसका? इसका आयोजन किया गया था महाराजा महाराजा विभूति नारायण सिंह इंडोर स्टेडियम में। विभूति नारायण सिंह स्टेडियम में। ठीक है? इसलिए भी बीएचयू चर्चा में था। और अच्छा, एक अभी यूनिवर्सिटी चर्चा में रही थी, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद सेंट्रल विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। अब ये चर्चा में थी, क्यों थी पता है आपको? इसने ये ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने क्यूआर कोड वाली मार्कशीट जारी की। मार्कशीट जारी करने की घोषणा की है। की घोषणा की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन-सा विश्वविद्यालय है जिसने क्यूआर कोड वाली मार्कशीट जारी करने की घोषणा की? तो ये कुछ विश्वविद्यालय हैं जो अभी हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहे हैं। तो इन पर नज़र बना के रखिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी-बीएचयू। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्नलिखित कथनों में विचार करो और सही कथन बताइए। आईआईटी कानपुर में नया रडार और सैन्य संचार परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। हाँ, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निकायों में विधवा पुत्र वधू को भी मृतक आश्रित मानने का आदेश नगर विकास विभाग ने जारी किया है। हाँ, ये भी सही है, दोनों कथन आपके सही है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नया रडार सैन्य संचार परीक्षण केंद्र ये कहाँ स्थापित हो रहा है, तो आप बताओगे आईआईटी कानपुर में। और अभी हाल ही में मृतक आश्रित किसे मानने का प्रस्ताव सरकार ने पास किया है, तो आप बताओगे विधवा पुत्र वधू के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है, इस पर विचार करो और बताइए। पहला कथन पढ़ो, कह रहा है कि गोरखपुर में नरेंद्र हिरवानी के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। ये नरेंद्र हिरवानी कौन है? देखो, क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये क्रिकेटर होंगे। तो ये हैं पूर्व भारतीय लेग स्पिनर। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नरेंद्र हिरवानी। और इन्हीं के नाम पर गोरखपुर गोरखपुर में स्टेडियम बन रहा है। ठीक है? स्टेडियम, हाँ, नाम रखा गया है इन्हीं के नाम पे। तो पहला वाला कथन आपका सही हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा है। दूसरे कथन में आओ, पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान ने वन हेल्थ मिशन के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की आईवीआरआई की जो लैब है, BSL-3 लैब का चयन किया है। हाँ, ये भी सही है। ये भी सही है। देखो, आईवीआरआई इसे कहा जाता है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान। कहाँ है? आप बताओगे बरेली में। ठीक, इसी संस्थान की एक लैब है BSL-3। क्या हुआ इसमें? इस लैब के साथ क्या घटना घटित हुई है? अभी हाल ही में इसे वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत इसका चयन किया गया। इसका चयन किया गया। ध्यान दें, आईवीआरआई भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, और इसकी एक लैब BSL-3 को वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत इसका चयन किया गया है। अच्छा, तो चयन किया गया तो कुछ अच्छा होगा। तो अच्छा होने की स्थिति में ये जो मिशन है, इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, उन्हीं उद्देश्यों को इस लैब के माध्यम से साधा जाएगा। तो इस वन हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? तभी आप जान पाओगे कि इस लैब का चयन क्यों हुआ। तो ध्यान दो, वन हेल्थ मिशन वन हेल्थ मिशन का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है, चाहे मानव हो या पशु हो या पर्यावरणीय समस्या हो या पर्यावरणीय स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य को एकीकृत करके जो संक्रामक बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियों को, या हम कहें संक्रामक बीमारियों के प्रति सशक्त बनाना, यही इसका मेन टारगेट है। और इसी लक्ष्य को साधते हुए इस
लैब का चयन किया गया है और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस लैब का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो ये दोनों कथन आपके सही हो गए। पहला वाला भी गोरखपुर में नरेंद्र हिरवानी के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा और इन्हीं के नाम पर उस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा नरेंद्र हिरवानी स्टेडियम, ये किस जिले में है? तो आप बताओगे गोरखपुर में। और ये लैब भी याद रखो, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 18 नंबर, निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। कौशाम्बी में जो भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है, ये स्थापित की जाएगी। इसकी ऊंचाई याद रखना, ऊंचाई आजकल पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये कहाँ स्थापित हो रही है? कौशाम्बी में। इस मूर्ति को होलोकास्ट पद्धति के जरिए पूरा किया जाएगा। दूसरे कथन में आओ, पहला वाला सही है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण तथा नदियों को बिना नुकसान पहुंचाए सस्टेनेबल विकास के लिए नदी रेत जो होती है, या आप जिसे मोरंग बोलते हो, इसके प्रयोग को रोकने के लिए मैन्युफैक्चर्ड सैंड, इसे कहा जाता है एम सैंड, इसके प्रयोग पर बल दिया जाएगा। हाँ, ये भी सही है। ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सही कथन पहचानो। लाल क्रेटर के पास मिले दो छोटे क्रेटर को मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर का नाम दिया गया है। हाँ, ठीक है। मुर्सन क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से लिया गया है, जबकि हिल्सा क्रेटर का नाम बिहार के हिल्सा शहर से लिया गया है। ये होगा रखा गया है, ठीक है। अब देखो ये है कहाँ पे क्रेटर, ध्यान दो। आप जब मंगल ग्रह जाओगे, मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह की सतह पर 3 क्रेटर हैं। हालांकि क्रेटर बहुत हैं, लेकिन ये 3 क्रेटर चर्चा में हैं, ठीक। कौन-कौन से हैं ये 3 क्रेटर? मंगल ग्रह की सतह पर 3 क्रेटर ये अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, जिनके नाम है लाल, एक का नाम है मुर्सान और एक का नाम है हिल्सा। ये जो लाल, मुर्सान और हिल्सा हैं, इन्हें खोजा किसने है? तो ध्यान रखो, इन्हें अहमदाबाद की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने खोजा है। प्रयोगशाला ने खोजा है, ठीक है, यहाँ तक बात। अच्छा, ये जो लाल, मुर्सान और हिल्सा हैं, मैं लाल और मुर्सान की बात करता हूँ, हिल्सा की भी बात करता हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो लाल है, सबसे बड़ा क्रेटर इनमें कौन है? सबसे बड़ा क्रेटर ये है लाल। आपसे पूछे लाल, मुर्सान और हिल्सा, ये क्या है? ये क्रेटर हैं, कहाँ है? मंगल ग्रह पे। इसमें सबसे बड़ा है क्रेटर कौन सा है? लाल। ये जो लाल है, इसका नाम लाल ही क्यों पड़ा? तो आप बताओगे देवेंद्र लाल के नाम पर। देवेंद्र लाल के नाम पर। ये देवेंद्र लाल कौन थे? तो आप बताओगे वाराणसी के ब्रह्मांडीय किरण भौतिक विज्ञानी थे। भौतिक विज्ञानी थे। तो ध्यान दें, ये वाराणसी से संबंधित हैं। तो हाँ, इसके बाद अब आ जाओ मुरसान पर। मुरसान पर ये क्या है? तो मुरसान ये जगह का नाम है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला है हाथरस। तो हाथरस जिले का यह एक कस्बा है। जिला का एक यह है कस्बा, और इसी कस्बे के नाम पर रखा गया है इसका नाम मुरसान, ठीक है। और हिल्सा क्या है? हिल्सा यह भी एक क्रेटर है मंगल ग्रह पर। अच्छा, ये नाम कहाँ से आया? तो हिल्सा बिहार से आया नाम। बिहार में एक जिला है नालंदा। नालंदा जिले में एक कस्बा है हिल्सा, वहीं से इसका नाम आया, ठीक। और अगर आपसे पूछे ये 3 के तीनों क्रेटर ये कहाँ पर अवस्थित हैं, तो ध्यान रखो ये क्रेटर खारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। वापस आ जाओ। 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ये दोनों कथन आपके सही हैं। उपर्युक्त सभी सही हैं, ठीक है। कह रहा है सही कथन पहचानिए। 4 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के कृषि अधिकारियों के अनुसार प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिए 20 एग्री जंक्शन केंद्र वाराणसी में खोले जाएंगे। ध्यान दें, इस ये जो पॉइंट दिया गया है, ये जो लाइन दी गई है, इसमें ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो 20 एग्री जंक्शन केंद्र हैं, ये कहाँ पर खोले जाएंगे? ये खोले जाएंगे वाराणसी में। काशी में प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिए 20 एग्री जंक्शन खोले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो ये 20 एग्री जंक्शन खोले जाएंगे, इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 2016-17 में। 2016-17 में राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की थी, और सरकार की ऐसी योजना है कि 2016-17 से लेकर 2023-24 तक सरकार ने 104 केंद्र खोले थे। ऐसे ही 20 एग्री केंद्र
20 एग्री जंक्शन जो ये अभी खोले गए हैं, इससे पहले 2016-17 से 2023-24 तक 104 एग्री जंक्शन केंद्र खोले जा चुके थे, जिसमें 71 वर्तमान में सक्रिय हैं। और फिर से अभी सरकार ने घोषणा की है कि वो 20 एग्री जंक्शन केंद्र वाराणसी में खोलेगा। तो ये कथन आपका सही है। ध्यान दें, यहाँ से केवल और केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो 20 एग्री जंक्शन केंद्र हैं, ये काशी में प्रशिक्षित जो प्रशिक्षित युवा कृषक हैं, उनके लिए खोले जा रहे हैं। दूसरे कथन में आओ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माटी कला रोजगार योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराए जाएंगे। इसको ध्यान रखो, कितने लाख रुपए तक ऋण सहायता उपलब्ध हो रही है इस योजना के तहत? 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता। ठीक है, इसके अलावा आगे पढ़ो जरा। इस प्रकार का ऋण ऐसे युवाओं को प्रदान किया जाएगा जो कक्षा 8 उत्तीर्ण हो। अब इसमें देखो 3-4 बातें मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना रोजगार योजना। इस योजना के संबंध में 3-4 बातें ध्यान रखो आप। सबसे पहली बात, इसमें ऋण कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए तक। 10 लाख रुपए तक इसमें ऋण प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो ऋण दिया जाता है, इसमें 5% हिस्सा उद्यमी अंशदान होता है, उद्यमी का अंशदान होता है, और बचा 95% हिस्सा ये बैंक द्वारा ये बैंक ऋण अनुदान होता है। ठीक है? इसके अलावा जो भी मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो मान लो ये लाभार्थी हो गया। ठीक है? अब लाभार्थी अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता, वो उत्तर प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का निवासी हो, 18 साल कम से कम उसकी उम्र हो, और वो 8वीं पास हो। ठीक है? उसे 8वीं पास या फिर साक्षर होना चाहिए। दरअसल 8वीं पास अलग कंडीशन के लिए और साक्षर, कुल मिला के उसे साक्षर होना चाहिए 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए। 5 लाख से ज़्यादा होगा अगर ऋण उसके लिए, तो फिर उसे 8वीं पास होना चाहिए। तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे, ऊपर्युक्त दोनों सही हैं। ध्यान दें, फिर से इसको, पहले कथन को, 20 एग्री जंक्शन ये केंद्र वाराणसी में खुलेंगे, और माटी कला उत्सव में ऋण कितना दिया जाता है? 10 लाख रुपए तक का। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त करने के लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए लाभार्थी की? 8, कक्षा 8 होती है। नेक्स्ट देखो 22 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में इसरो ने उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया? उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू में। ठीक है, यहाँ पर लॉन्च किया गया है, अलीगढ़ के भूगोल विभाग में। अच्छा, ये जो लॉन्च किया गया है ना, ये 35 किलोमीटर ऊंचाई पर लॉन्च किया गया है, ये या स्थापित किया गया है। किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है। और जब ये स्थापित हुआ है जहाँ पे, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, गुब्बारा 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा। 100 किलोमीटर के दायरे में, ध्यान दें, 100 किलोमीटर के दायरे में ये पूर्वानुमान लगाएगा। कितनी मीटर ऊंचाई पर, कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित हुआ है? 35। और कितने किलोमीटर की रेंज में ये मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा? 100 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, ये अलीगढ़ में ही क्यों स्थापित हुआ पता है? अलीगढ़ में स्थापित करने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर एयर ट्रैफिक कम है। इसलिए जो ये गुब्बारा है, इसमें जो लगे सेंसर हैं, उनको डेटा कलेक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। इस वजह से ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है। ठीक है? तो केवल आप इतनी ही बात ध्यान रखोगे, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में इसरो ने उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा स्थापित किया है? आप बताओगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखो, हाल ही में मीडिया के अनुसार उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन और राजस्व के संबंध में सही विकल्प का चयन करो। मीडिया के अनुसार उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन और राजस्व के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। उत्तर प्रदेश में 3.45 करोड़ बिजली कनेक्शन है। हाँ, बिल्कुल सही है। तथा पिछले 2 साल में 30 लाख कनेक्शन बढ़े हैं। हाँ, ये भी सही है। पिछले 2 साल में 30 लाख कनेक्शन भी बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा 2024 से अब तक 2024 में अब तक टोटल 70 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। ये भी ठीक है। इसके अलावा ये जो उत्तर प्रदेश में जो बिजली बिल जमा होता है, ऑनलाइन कितना परसेंट जमा हो रहा है? तो आप बताओगे 40%। ये सारे के सारे आपके कथन सही हैं। और अभी हाल ही में एक योजना काफ़ी चर्चा में है, प्रधानमंत्री सूर्य घर परियोजना। इसके प्रथम चरण में लक्ष्य किया गया है कि 1 करोड़ रूफटॉप लगाए जाएँगे। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 25 लाख सोलर रूफटॉप लगाने के लिए इसको लक्षित किया गया है। तो ये कथन सारे के सारे आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो, सही कथन बताइए। पहला पढ़ो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा व स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों को सौर ऊर्जा चालित
सोलर मास्ट लाइटिंग सिस्टम से लैस करने की प्रक्रिया यूपी नेडा ने शुरू की है। और ध्यान दें यहाँ पे 2500 सोलर मास्ट लगाए जाएँगे, 2500। तो ये कथन आपका सही है। दूसरे में आओ, 12 से 14 जुलाई 2024 तक अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में है ये। यहाँ पर आम महोत्सव का उद्घाटन हुआ और ये किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हाँ, ये भी सही है, दूसरा कथन भी आपका सही है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दें फिर से। आपसे पूछा जाए अवध शिल्प ग्राम में या हम कहें आम महोत्सव का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया। किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ पर किया? लखनऊ में। ठीक है, तीसरा पढ़ो। लखनऊ नगर निगम रायबरेली रोड पर किसान पथ के पास कल्ली पश्चिम में 15 एकड़ के करीब 18 करोड़ की लागत से पार्क का निर्माण किया जाएगा। ये जो कल्ली के पास 15 एकड़ में 18 करोड़ रुपए से ये पार्क बनेगा, ये पार्क है मैंगो पार्क। ध्यान रखें, ये पार्क कौन-सा है? मैंगो पार्क। कितने एकड़ में बन रहा है? 15 एकड़ में। कहाँ पर बन रहा है? तो ये अ, लखनऊ नगर निगम के द्वारा बनाया जा रहा है रायबरेली रोड पर। और कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी इसमें? 18 करोड़। ठीक है? और यही नहीं, केवल मैंगो पार्क ही नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा मैंगो म्यूज़ियम। मैंगो म्यूज़ियम भी बनेगा और साथ ही साथ मैंगो हाट भी बनाया जाएगा, मैंगो हाट। ठीक है? तो ये दोनों कथन आपके सही हैं। ये तीनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो, सही विकल्प का चयन करो। जून 2024 में पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में 5 डिफेंस कॉरिडोर कहाँ-कहाँ? लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखो पाँचों लोकेशन। फिर से समझो, पर्यावरण मंत्रालय ने 5 डिफेंस कॉरिडोर को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश में। कहाँ-कहाँ? लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर, झांसी और चित्रकूट। ठीक है? तो 5 डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा इकाइयाँ तेजी से लगेंगी और ये जो पहले चरण में इसमें निवेश की राशि है, वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। 20,000 करोड़ रुपए पहले चरण में इसमें निवेश किए जाएँगे। ठीक है? दूसरे में आओ, उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई को पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 महापर्व के रूप में मनाया गया। फिर से समझो, उत्तर प्रदेश में अगर सिंपल सी बात आपसे पूछा जाए कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जन अभियान, ये कब शुरू किया गया? आप बताओगे 20 जुलाई को। ठीक है? महापर्व के रूप में इसको मनाया गया है। अच्छा, इसमें पता है कितना टारगेट किया गया था? इसमें टारगेट किया गया था 36.46 करोड़ पौधारोपण को टारगेट किया गया था कि 36.46 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी लक्ष्य इसमें साधा था कि वह हरित क्षेत्र को 9% अभी उत्तर प्रदेश में है, इसको 2026-27 तक बढ़ा के 15% कर देगा। अभी उत्तर प्रदेश में 9% से बढ़ा के कितना करना है? 15%। ये हरित क्षेत्र करने का टारगेट है। सिंपल सी बात है, एक बात याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित क्षेत्र अपने यहाँ 15% टारगेट किया है कि वो 15% कर देगा। किस साल तक करेगा? 2026-27 तक। सारे के सारे कथन आपके सही हैं। ठीक है? कन्फ्यूज़ मत होना, ये तीनों कथन। नेक्स्ट देखो, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही विकल्प का चयन करो। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा प्रणाली को आधुनिकता के जरिए गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अनुदानित स्कूलों के कायाकल्प की तैयारी शुरू की है। अच्छा, ये जो कायाकल्प किया जाएगा, इसमें दरअसल होगा ये कि स्टूडेंट और ये जो स्टाफ है, इसको एक प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जाएगा। इसमें स्टूडेंट और प्लेटफ़ॉर्म को या हम कहें स्टाफ को एक प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जाएगा। ठीक है? ये जो एक प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जा रहा है, इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया जाएगा या हम कहें इसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाया जाएगा और मोबाइल ऐप बनाने की ज़िम्मेदारी किसको दी गई है? ये दरअसल विभाग ने समाज कल्याण विभाग ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी है। तो ये मोबाइल ऐप कौन बना रहा है? ये बना रहा है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ये ज़िम्मेदारी इसको दी किसने है? ये दी है समाज कल्याण विभाग ने और ऐसे स्टूडेंट और स्टाफ को एक प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जाएगा। वापस आ जाओ, तो ये वाला कथन आपका सही हो जाएगा। बी देखो, हाथरस भगदड़ की जाँच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया गया है। आपको पता होगा हाथरस में बाबा जी थे। उन्होंने हाँ, आयोजन किया और वहाँ फिर उनकी जो ऐसी मीडिया में खबरें आई थी कि धूल लेने के लिए, चरणों की रज़ लेने के लिए भगदड़ मच गई। ऐसी स्थिति में वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे।
तो कह रहा है कि उसकी जाँच के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग बना है? तो आप बताओगे ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, है ना? इनका नाम याद रखना। ये दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो 27 उत्तर प्रदेश सरकार ई-स्टाम्प को सुरक्षित करने के लिए तथा आधार आधारित ऑनलाइन सत्यापन का उपयोग करके कितने मूल्य तक के ई-स्टाम्प पेपर को जनता को उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है? तो क्या आप बताओगे? कितने रुपए तक के ई-स्टाम्प पेपर को जनता को उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है? आप बताओगे ₹100 मूल्य तक के। उत्तर प्रदेश में जो स्टाम्प और पंजीकरण विभाग है, इसने नए अधिक सुरक्षित ई-स्टाम्प पेपर लाने की योजना बनाया है इसने। और ये जो नए ई-स्टाम्प प्रारूप हैं, जिनमें सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है, इसमें कई सारी सुविधाएँ डाली गई हैं। जैसे बारकोड, जैसे स्टैटिक लाइन, ये सुरक्षा मानक हैं। जैसे एचडी राशि, जैसे टेक्स्ट थ्रेड, इनको सबको डाला गया है। और इससे जो ई-स्टाम्प है, उसके प्रारूप को और सुरक्षित बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने मूल्य तक के जनता को उपलब्ध कराने की योजना है, तो आप बताओगे ₹100 मूल्य तक के। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो तथा सही कथन की पहचान करो। संजय गांधी पीजीआई में उत्तर भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की गई है। हाँ, ये संजय गांधी पीजीआई कहाँ है? ये है लखनऊ में, लखनऊ, ठीक है? और उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक यहाँ पर स्थापित किया गया है। दूसरा पढ़ो, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी सस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2023-24 के अनुसार 2018 से 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य कौन-सा बना है? ये बना है उत्तर प्रदेश, सबसे तेजी से। और ध्यान दें, सबसे आगे अपना उत्तर प्रदेश है, इसके बाद है जम्मू और कश्मीर, इसके बाद है अपना उत्तराखंड। ये 3 राज्य याद रखो। सबसे आगे अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है? दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। कह रहा है कृषि उत्पादों के निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। हाँ, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। अभी ये जुलाई की खबर है। जुलाई 2024 में अ, हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम ये कहाँ हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन, फिर से सुनो। अगर आपसे पूछे हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम अभी जुलाई में कहाँ हुआ है? आप बताओगे प्रयागराज में। अच्छा, इसी से संबंधित अब एक और कथन समझो। ये कार्यक्रम कौन-सा? हमारा संविधान हमारा सम्मान की बात हो रहा है। ये कार्यक्रम 16 जुलाई 2024 को प्रयागराज में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान और भारतीय गणतंत्र के रूप में अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ के रूप में आयोजित किया गया। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। ये क्यों आयोजित किया गया? तो आप बताओगे 75वीं वर्षगांठ थी भारतीय संविधान और भारतीय गणतंत्र के रूप में अपनाए जाने की। इसके उपलक्ष्य में 16 जुलाई 2024 को ये आयोजित किया गया है। कहाँ? प्रयागराज में। और उत्तर प्रदेश कौन-सा स्थान उत्तर प्रदेश का हो गया है अभी हाल ही में कृषि निर्यात के मामले में? आप बताओगे तीसरा। नेक्स्ट देखो 30 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए अहेल्प कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार करो तथा सही कथन बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी अहेल्प कार्यक्रम शुरू किया। बताओ इसमें कौन-सा कथन सही है? इस कार्यक्रम को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और पशुपालन विभाग के संयुक्त प्रयास से चलाया जाएगा। बिल्कुल सही है। ये दोनों योजनाएँ याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि अहेल्प कार्यक्रम ये कौन-सी 2 कौन-सा विभाग और कौन से मिशन के द्वारा चलाया जाएगा? तो आजीविका मिशन और पशुपालन विभाग, ठीक है? शुरुआत में इसे 25 जिलों के 50 विकास खंडों में लागू किया जाएगा। अगले 2 साल में 10,000 सखियों को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। टारगेट भी ध्यान रखना है। शुरुआत में कितने जिलों में इसको चालू किया जा रहा है? 25 जिलों में। कितने विकास खंडों में? 25 के 50 विकास खंडों में। और अगले 2 साल का टारगेट क्या है? कितनी पशु सखियों को प्रशिक्षित करना है? 10,000। नेक्स्ट देखो, ये दोनों कथन आपके सही हैं। तीसरा देखो, सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में 2,000 पशु सखियों को हेल्प अभिकर्ता के रूप में प्रशिक्षित करना है। ध्यान दो, अभी ये जो चालू वित्त वर्ष है, इसमें सरकार कह रहा है कि हम 2,000 पशु सखियों को प्रशिक्षित करेंगे। लेकिन जो आने वाले 2 साल हैं, अगले 2 साल, तब तक हम 10,000 पशु सखियों को प्रशिक्षित कर चुके होंगे। ये टारगेट्स याद रखना। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं, ठीक है? 31 में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन के संबंध में सही कथन का चयन करो। पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार ध्यान दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। क्या की है? कि एनसीआर की तर्ज पर ही एससीआर का निर्माण होगा। जैसा एनसीआर है नेशनल कैपिटल
टेरिटरी, एनसीटी भी कहा जाता है इसको, या एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, उसी के आधार पर एससीआर का गठन हुआ अपने उत्तर प्रदेश में। अच्छा, चूंकि केंद्र में कैपिटल है, केंद्र में राजधानी है, तो जाहिर सी बात है जहां भी राजधानी होगी उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र होंगे उनको लिया जाएगा। तो राजधानी है अपनी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की। तो लखनऊ के आसपास कौन से क्षेत्र हैं? हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, रायबरेली है, ये सारे के सारे क्षेत्र इसमें समाहित होंगे। ठीक, तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तीसरे में देखो, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्रियान्वयन को राज्यपाल ने मंजूरी भी दी है। हाँ, तीनों कथन आपके सही हैं। अब इसमें देखो, ये जो एनसीआर है, एनसीआर की ही तर्ज पर एससीआर का गठन हो रहा है। ध्यान दें, एनसीआर की तर्ज पर एससीआर का गठन होगा। और ये जो गठन करने के लिए विधेयक है, कौन सा विधेयक लाया गया है? आप बताओगे। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक। ठीक है, 2022, सॉरी 2024, इस विधेयक को लाया गया है। ये विधेयक का है नाम, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, ध्यान रखिए इसको। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जहां अपनी राजधानी है, अपनी राजधानी का मतलब मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ की। ये जो जहां लखनऊ है उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र होंगे उनको मिला के एससीआर का गठन किया गया है। जैसे आप जब एनसीआर को देखोगे तो भारत में यहाँ पर है दिल्ली। दिल्ली के आसपास के जितने भी जिले हैं, चाहे वो राजस्थान से हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश से शामली, मेरठ जैसे जिले हों, उन सबको इसमें समाहित किया गया है। हरियाणा के कुछ जिले लिए गए हैं, ऐसे बना दिया गया एनसीआर। और कुछ इसी प्रकार बनाया जाएगा एससीआर। अब एससीआर में लखनऊ के आसपास कौन-कौन से जिले हैं? सबसे केंद्र में है लखनऊ। लखनऊ लखनऊ के आसपास है आपका, जैसे मैं बात करूँ हरदोई, इसको भी लिया गया है। इसके अलावा सीतापुर, इसको भी लिया गया है। सीतापुर के अलावा आपका आएगा उन्नाव। लखनऊ से इस दिशा में उन्नाव पड़ता है ना? उन्नाव के बाद आपका रायबरेली, इसके बाद आपका बाराबंकी। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को लेकर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब भी कभी ये एससीआर का गठन होगा, स्टेट कैपिटल रीजन का गठन होगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण होगा इसका। इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष होंगे हमारे मुख्यमंत्री। तो ध्यान रखिए, सबसे जो बात आपकी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष सीएम होंगे। ठीक है। इसके सदस्य कौन होंगे? तो जो संबंधित जिले हैं, लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं, जो मैंने अभी पीछे आपको लिखे थे, सीतापुर, बाराबंकी वगैरह, तो जो संबंधित जिले हैं, संबंधित जिलों के डीएम इसके सदस्य होंगे। इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा 9 अन्य सदस्य भी होंगे। 9 अन्य सदस्य इसके मेंबर्स होंगे। ठीक है? तो ये है आपका अधिनियम। तो इसके एक क्वेश्चन नंबर 31 के सारे कथन आपके सही हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो, 32 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन बताइए। पहला कह रहा है कि जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए के 154 से अधिक रक्षा विनिर्माण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। हाँ, ठीक है। ध्यान दें, 154 से अधिक सौदों पर हस्ताक्षर किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। लागत कितनी है? 25,000 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा यूपीडीआईसी, जो लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा जिलों में 6 नोड्स तक विस्तृत है। यहाँ पर रक्षा निर्माण परियोजनाओं का विकास हो रहा है। हाँ, ये भी सही है। तीसरा पढ़ो, भारतीय रक्षा बलों के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण हेतु लखनऊ में एक इंडो रूस संयुक्त उद्यम संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ये सारे के सारे आपके कथन सही हो जाएंगे। अब इसको देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 32 को मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले याद रखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया है। यूपी सरकार ने यूपी सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कितने रक्षा समझौते किए हैं? आप बताओगे। 154 रक्षा समझौते किए। लागत कितनी है? 25,000 करोड़ रुपए। ठीक है। ये कहाँ विस्तारित होंगे, क्या बता सकते हो आप? ये सारे के सारे विस्तारित होंगे। एक तो आपका लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, झांसी के अलावा अलीगढ़ है,
अलीगढ़ के अलावा आपका ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है चित्रकूट, चित्रकूट के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब आप जाओगे, इस दिशा में जहाँ वायु अपरदन ज़्यादा रहता है, आगरा, ठीक है? ये सारे के सारे क्षेत्र हैं, लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा। यही यहाँ पर लिखे गए हैं। लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा, यहाँ 6 जगहों पर इन परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। ये सारे के सारे आपके कथन सही हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो 33। उत्तर प्रदेश में एक गाँव है भरतौल। प्रदेश का पहला गेस्ट हाउस गाँव ये बना है। भरतौल गाँव में 25,000 वर्ग किलोमीटर में गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। ये गाँव किस जनपद में है? आप क्या बताओगे? आप बताओगे ये बरेली में है। फिर से समझो, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन-सा जिला है जहाँ के गाँव भरतौल में गेस्ट हाउस बनाए जाने की योजना है सरकार की? तो आप बताओगे ये बरेली में है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के वार्षिक कृषि निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कदम उठाया है? फसल विशिष्ट वस्तु बोर्ड स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, भारतीय मसाला बोर्ड की ही तर्ज पर राज्य स्तरीय बागवानी वस्तु बोर्ड भी स्थापित किया जाएगा, ये भी सही है। 2025 में एग्रो वर्ल्ड 2025 का शिखर सम्मेलन होगा। ये कहाँ होगा? ये होगा अपने लखनऊ में। बात समझ पा रहे हो? फरवरी 2025 में होगा ये, लखनऊ में एग्रो वर्ल्ड 2025 का शिखर सम्मेलन। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर ये था 34, हाँ 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो तथा सही कथन की पहचान करो। अवध शिल्प ग्राम ये कहाँ है? ये है लखनऊ में। यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर 3 दिवसीय आम महोत्सव हुआ है। इसका उद्घाटन योगी जी ने किया था। टारगेट ये रखा गया है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। ध्यान रखिए इस फैक्ट को। उत्तर प्रदेश किसे 40 टन आम निर्यात कर रहा है? जापान को भी और मलेशिया को भी। ठीक है? तीसरे में आओ, लगभग 1 शताब्दी के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश को ये मौका मिला है कि वो दशहरी आम का निर्यात करेगा। प्रश्न ये उठता है कि किसे करेगा? वो करेगा अमेरिका। लखनऊ का जो दशहरी आम है, उसका निर्यात होगा अमेरिका को इतिहास में पहली बार लगभग 1 शताब्दी के बाद। तो ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। तीनों कथन को याद रखना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए सामाजिक अधिकारिता शिविर सम्मेलन में कौन-सा कथन संबंध में इसके संबंध में सही है? तो ये जो सम्मेलन है ना, सम्मेलन कौन-सा है? सबसे पहला प्रश्न तो यही है। इस सम्मेलन का नाम है सामाजिक अधिकारिता शिविर सम्मेलन, ठीक है? इसका आयोजन किया गया, प्रश्न ये बनता है कहाँ किया गया? तो आप बताओगे ये जो जगह है बदायूं, बदायूं पुलिस लाइन में इसका आयोजन किया गया है, ठीक। किसने किया है इसका उद्घाटन? तो हमारे केंद्र के जो सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री हैं, बीएल वर्मा, इन्होंने किया है इसका उद्घाटन। क्वेश्चन आपसे ध्यान रखिए पूछा जा सकता है कि सामाजिक अधिकारिता शिविर, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आप बताओगे यहीं बदायूं में, ठीक है? यह कार्यक्रम किस लिए था, क्यों आयोजित किया गया? तो आप बताओगे जो विकलांग व्यक्ति हैं व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में जो सहायक उपकरण हैं, उनको दिया जाएगा। उनको आवंटित करने के लिए जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको। दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण आवंटित करने के लिए बदायूं पुलिस लाइन मैदान में केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के उद्घाटन में हाँ, एक समारोह का आयोजन किया गया जिसे कहा गया सामाजिक अधिकारिता शिविर। ठीक है? दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो 37। उत्तर प्रदेश में लाइटनिंग डिटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम को लागू करने के संबंध में सही कथन की पहचान करो। बताओ भाई, लाइटनिंग डिटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए है क्या? ठीक है? तो दरअसल यह एक ऐसी प्रणाली है जो बिजली गिरने की संभावना का कम से कम 30 मिनट पहले सफलतापूर्वक पता लगा सकती है और इस प्रणाली की स्थापना की अनुमानित लागत जो आ रही है वो 300 करोड़ रुपए आ रही है। ठीक? पहले चरण में ये कितने जिलों में लागू किया जाएगा? ये सिस्टम लगाया जाएगा तो 37 जिलों में इस प्रणाली को लागू किया जाएगा। ये भी याद रखो। इसके अलावा ये कितने चरणों में लगाई जाएगी? पहले चरण में 37 जिलों में, दूसरे और तीसरे यानी टोटल ये 3 चरणों में लगाई जाएगी। इस योजना को शुरू किया जा रहा है। ये सारे के सारे कथन आपके सही हो जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट देखो। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में आदर्श दलहन ग्राम सम विकसित न करने की योजना बनाई है? तो आप मुझे बताओ आदर्श दलहन ग्राम ये कहाँ बनेंगे? पता है आपको? आदर्श आदर्श दलहन ग्राम इनका विकास कहाँ किया जा रहा है? इनका विकास किया जा रहा है बांदा में। हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ये वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ये वाला। ये जैसे बांदा हो गया,
जैसे जालौन हो गया, महोबा हो गया, महोबा, चित्रकूट हो गया, चित्रकूट जैसे ललितपुर, ठीक है? तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ इसको दलहन ग्राम इसके क्षेत्रों को घोषित किया जाएगा और दलहन के विकास पर, उत्पादन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है यहाँ पे। अर्थात बरेली गलत हो जाएगा आपका, ललितपुर भी है, चित्रकूट भी है, जालौन भी है और महोबा भी है, महोबा के अलावा बांदा भी है, ठीक है? हाँ, 38 का सही उत्तर हो जाएगा डी। 39 में देखो, निम्नलिखित कथनों में सही कथन का पहचान करो, सही कथन का चयन करिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन किया। बिल्कुल, ध्यान रखो ये वाला वाक्य। वन महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में कब किया गया है? 1 से लेकर 7 जुलाई तक। यूपी को हरा-भरा रखने के लिए इस वर्ष 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, ठीक है। सर्वाधिक जो पौधरोपण किया जाएगा वो लखनऊ मंडल को दिया गया है 4 करोड़ पौधे। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट, टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की। किस शहर से की है? आप बताओगे वाराणसी से। अब इस योजना को देखो, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि टाटा पावर इसने क्या किया है? इसने एक पहल की शुरुआत की है। ये पहल क्या है? घर घर, ये पहल है घर घर सोलर, ठीक? इस पहल की शुरुआत कहाँ से की है? तो आप बताओगे वाराणसी से। यहाँ तक क्लियर हो गई? अच्छा, इसमें टारगेट क्या किया गया है? इसमें टारगेट ये किया गया है कि राज्य के 10 लाख घरों में या घरों की छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित किया जाएगा, स्थापित होगा। ये इसमें टारगेट किया गया है। कितने वाट का ऊर्जा होगा ये? 3 किलोवाट का। 3 किलोवाट की सौर ऊर्जा स्थापित होगी, ठीक है? ऐसी स्थिति में जो जिनके यहाँ स्थापना होगी, वो ए 108,000 रुपए सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इस फिगर को याद रखना। कितनी सब्सिडी दी जाएगी? 108,000 और ये जो सब्सिडी दी जाएगी इसमें 78,000 रुपए सब्सिडी केंद्र की तरफ से होगी और साथ ही साथ 30,000 रुपए सब्सिडी स्टेट की तरफ से होगी, ठीक है? टोटल सब्सिडी इतनी है, केंद्र की तरफ से इतनी और स्टेट की तरफ से इतनी। ठीक है, यहाँ तक वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अब देखो 41, कह रहे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर प्रदेश में डायरिया रोको अभियान ये कब शुरू किया? आप बताओगे 1 जुलाई 2024 से। ध्यान दें, 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक ये डायरिया रोको अभियान चलाया गया है। ये ड्यूरेशन याद रखना। अगर ड्यूरेशन पूछे तो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक और अगर सीधे पूछ ले कब शुरू किया गया तो आप बताओगे 1 जुलाई 2024। 42 नंबर देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार करो और सही कथन बताइए कौन सा है? बस्ती, सहारनपुर, औरैया, महाराजगंज, यहाँ पर मल्टी एंड रीलिंग इकाइयों के संचालन की प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ, ठीक है। दूसरा देखो, मल्टी एंड डीलिंग यूनिट में विभिन्न कंपोनेंट्स होते हैं, जो बेसिक यूनिट्स के अंतर्गत आते हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। ये दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए मल्टी एंड रीलिंग इकाइयों के संचालन की प्रक्रिया कहाँ-कहाँ शुरू होगी, तो आप इन क्षेत्रों के नाम याद रखो, बस्ती, सहारनपुर, औरैया और महाराजगंज। ठीक है? नेक्स्ट देखो, 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन की पहचान करो। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 प्रमुख पर्यटन सर्किट विकसित कर रही है। अब इसमें यहाँ पर आप मैं आपको बताता हूँ ये 12 प्रमुख पर्यटन सर्किट हैं कौन-कौन? ध्यान दो। उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2028, अभी 24 चल रहा है, अगले 4 सालों का लक्ष्य है सरकार का कि 2028 तक अधिकतम पर्यटकों को पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। ध्यान दें, 2028 तक अधिकतम पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा लगभग 80 करोड़। बात समझ पा रहे हो? वहीं 2016 अगर 17 से तुलना आप करोगे 2023-24 की, 2023-24 की, तो 2016-17 में जो उत्तर प्रदेश में पर्यटक आते थे, 23 करोड़ थे, ठीक है? लेकिन 2023-24 की अगर आप बात करोगे तो 48 करोड़ पर्यटक आए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो? 2016-17 से लेकर 23-24 में बूस्ट कितना देखने को मिला है, कितना जंप उछाल आया है, ये लगभग 51% उछाल आया है। फिर से समझो, 2016-17 से 23-24 में लगभग 51% पर्यटकों में उछाल आया है, जहाँ
2016-17 में लगभग 23 करोड़ पर्यटक आते थे। 23-24 में 48 करोड़ पर्यटकों का उत्तर प्रदेश में भ्रमण हो रहा है। इसी संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 12 पर्यटन सर्किट विकसित करेगा। सर्किट विकसित करेगा, ठीक है? ये जो 12 पर्यटन सर्किट हैं, ये कौन-कौन है? ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए याद रखना। सबसे पहला रामायण सर्किट, दूसरा सूफी कबीर सर्किट, तीसरा बुंदेलखंड सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, ठीक है? तीसरा जैन सर्किट, चौथा कृष्ण ब्रज सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, ये कौन-सा हो गया? तीसरा, 1, 2, 3 ये हो जाएगा चौथा, ये 5वां है और ये हो जाएगा छठा। कृष्ण ब्रज सर्किट, इसके बाद शक्ति पीठ सर्किट, 7वां हो जाएगा आपका महाभारत महाभारत सर्किट, 8वां हो जाएगा वन्य जीव और ईसीओ, वन्य जीव और ईसीओ पर्यटन सर्किट, पर्यटन सर्किट, ठीक? वन्य जीव और ईसीओ पर्यटन सर्किट। इसके अलावा आपका जो 9वां हो जाएगा वो हो जाएगा संग्राम स्वतंत्रता संग्राम सर्किट। 10वां आध्यात्मिक सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार का जो सबसे ज़्यादा बल रहेगा वो इस सर्किट पर रहेगा, इस पर। 11वां कौन-सा है? बौद्ध सर्किट और 12वां कौन-सा है? ये है शिल्प सर्किट, ठीक है? शिल्प सर्किट। अच्छा, ये जो आध्यात्मिक सर्किट है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है, आध्यात्मिक सर्किट। यहाँ पर कई सारे जो क्षेत्र हैं उनको विकसित किया जाएगा जैसे अयोध्या, ठीक है? जैसे काशी, जैसे मथुरा, जैसे नैमिषारण्य। नैमिषारण्य शायद आपको पता होगा, नैमिषारण्य सीतापुर में है और इसे 88,000 ऋषियों की तपोस्थली भी कहा जाता है। दधीच कुंड वगैरह यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। हत्याहरण, मोक्ष तीर्थ इस तरह के जो कुंड हैं यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। नैमिषारण्य, प्रयागराज। तो ये जो क्षेत्र हैं इनको आध्यात्मिक सर्किट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार विकसित करने की योजना बना रही है और मुख्यतः फोकस किया जा रहा है आध्यात्मिक सर्किट को। इसके अंतर्गत आध्यात्मिक सर्किट को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और तीसरा कथन कह रहा है इस योजना में 75 के आधार पर मानकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारे के सारे आपके कथन सही हैं, ठीक है? 44 देखो, आभा आईडी के माध्यम से टोकन के संबंध में सही कथन की पहचान करो। आभा आईडी, आभा आईडी में टोकन के संबंध में सही कथन की पहचान करो। उत्तर प्रदेश सरकार ने आभा आईडी के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करने का कीर्तिमान बनाया है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के बाद किसका स्थान आता है? आंध्र प्रदेश का। आभा आईडी क्या है? यह एक अद्वितीय 14 अंकों की संख्या है। ध्यान दें, कितने अंकों की संख्या है? ये आपसे पूछा जा सकता है। आभा आईडी में कितने अंक होते हैं? आप बताओगे 14। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सारे के सारे कथन आपके सही हैं। 45 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन तक पहुंचिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और प्रयाग में वीवीआईपी गेस्ट हाउस बनाने को मंजूरी दे दी है। हाँ, ठीक है, वीवीआईपी गेस्ट हाउस यहाँ पर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के सालखन जीवाश्म को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 2026 तक यूनेस्को की धरोहर स्थलों में शामिल करने के लिए काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का टारगेट है, पर्यटन विभाग का टारगेट है कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची होती है ना, उसमें जो सोनभद्र का सालखन जीवाश्म पार्क है, उसको 2026 तक शामिल किया जाए। इसके लिए सरकार काम कर रही है और आपको पता होगा जब इसमें शामिल हो जाएगा तो वहाँ पर्यटन बढ़ेगा, ठीक है? ये दोनों कथन आपके सही हैं। 46 देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी निर्माण बिल 2024 का ड्राफ्ट कैबिनेट में से पास किया है। इस संबंध में सही कथन की पहचान करो। राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुँचाने के लिए सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 का मसौदा पारित किया है। हाँ, ठीक है। इस विधेयक के द्वारा विशेष निवेश क्षेत्र एसआईआरएस पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। योजना के अनुसार इन क्षेत्रों को राज्य के 4 भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप से फैलाया जाएगा। ये सारे के सारे आपके कथन सही हैं, ठीक है। 47 क्या कह रहा है? कह रहा है कि
सही कथन बताओ। उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण येडा ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर और रियल एस्टेट डेवलपर हैं आशीष भूटानी। ठीक है। इनके द्वारा समर्थित गठजोड़ वैल्यू प्रोजेक्ट्स ने फिल्म सिटी के विकास के लिए समझौता किया है। बात समझ पा रहे हो? ये जो रियल एस्टेट के डेवलपर हैं आशीष भूटानी और साथ ही साथ बोनी कपूर, इनके द्वारा जो समर्थित गठजोड़ है वैल्यू प्रोजेक्ट्स, इनके साथ फिल्म सिटी के विकास के लिए समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के येडा ने पहले चरण में कितनी भूमि पर फिल्म सिटी विकसित की जाएगी? पहले चरण में लगभग 250 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी विकसित की जाएगी। ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लैब ऑन चिप डिवाइस का अनावरण किया है जिसकी सहायता से दिमाग की प्रारंभिक बीमारियों का पता लगाया जा सकता है? कौन है, बता सकते हो आप? ये है IIT BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ध्यान दें, अभी हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लैब ऑन चिप डिवाइस का अनावरण किया है? इसकी सहायता से दिमाग की प्रारंभिक बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। ये BHU का। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा यूएचपीसी के संबंध में सही कथन का चयन करो। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अनुसंधान और विकास के बाद यूएचपीसी विकसित करने के लिए IIT कानपुर के साथ इसने समझौता किया, यानी उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग और IIT कानपुर दोनों ने समझौता किया है। काहे के लिए? यूएचपीसी। क्वेश्चन ये उठता है यूएचपीसी है क्या? तो यूएचपीसी का मतलब होता है अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। ठीक है, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इसे कहा जाता है। वर्तमान में जो M60 सीमेंट का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, सीमेंट ग्रेड का प्रयोग किया जाता है, जबकि यूएचपीसी अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट M60 जो आजकल प्रयोग हो रहा है इस ग्रेड के भी तुलना में 4 से 6 गुना अधिक अधिक मजबूत है। ठीक है? ध्यान दो, ये जो यूएचपीसी है, अगर आपसे पूछे यूएचपीसी को बनाने के लिए कौन-कौन से 2 संस्थान आपस में आए हैं, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग और IIT कानपुर। ये है क्या यूएचपीसी? अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है और वर्तमान में इसका इस्तेमाल हो रहा है, M60 सीमेंट ग्रेड का इस्तेमाल हो रहा है। अगर यूएचपीसी का इस्तेमाल होने लगा तो M60 की तुलना में ये कितने गुना अधिक मजबूत है? आप बताओगे 4 से 6 गुना। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन बताइए। हाल ही में पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है कि लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन नवंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। तो ये जो राष्ट्रीय राजधानी है लखनऊ और यहाँ पर है लखीमपुर खीरी। लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा का हाँ, हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू की जाएगी नवंबर से 2024 से और इससे पर्यटन को बढ़ावा भी दिया जाएगा। ठीक है? दूसरा पढ़ो, इस कार्य के लिए कौन-सी कंपनी का चयन किया गया है? टू सर्व एविएशन, इसको ध्यान रखना। ये जो लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ तक जब पर्यटक जाएँगे, तो ये जो हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनी है, इसका नाम है टू सर्व एविएशन। इस कंपनी का चयन किया गया है। ये सारे के सारे कथन सही हैं। ये हमारी जुलाई 2024 की करंट अफ़ेयर्स थी, उत्तर प्रदेश स्पेशल की और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अगस्त 2024 की करंट अफ़ेयर्स, ठीक है? और एक बार चलते-चलते फिर अगर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के मॉक टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएँगे, ठीक है? मिलते हैं अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश की करंट अफ़ेयर्स में। धन्यवाद।